अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एटम का जो न्यूक्लियस होता है, मैं उसको सपोज कर लूँ कि वो बराबर है एक फुटबॉल के साइज़ के। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस से कितना दूर होता है। अंदाज़ा लगाओ। मैं आपको बताता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर एक न्यूक्लियस को हम सपोज कर लें कि वो फुटबॉल के बराबर है, तो जो पहला ऑर्बिट होता है उस एटम का, वो एक्चुअली बराबर होता है फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर। जी हाँ, एक न्यूक्लियस में और जो पहला ऑर्बिट होता है उसके दरमियान में जो साइज का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर न्यूक्लियस बराबर है इस फुटबॉल के, तो जो पहला ऑर्बिट होता है वो एक्चुअली फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है। ठीक है। तो एक्चुअली इतना इन डेप्थ हम कैसे जानते हैं कि भाई एटम्स के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरह से होती है। तो बेसिकली आज समझते हैं दो चीज़ों के ज़रिए। सबसे पहले तो हम जो है वो बोहर्ट्ज़ रेडियस की एक वैल्यू है उसको सीखेंगे, और उसके बाद जो हाइड्रोजन एटम के अंदर ऑर्बिटल एनर्जी पाई जाती है उसको ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बोहर रेडियस को ड्राइव करने से। ठीक है। बोहर रेडियस बेसिकली हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस है, या एक ऐसा फार्मूला है जिसके ज़रिए हम हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं ये न्यूक्लियस है, जो कि हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। इसके सेंटर में एक ही प्रोटॉन होता है ना, मतलब हाइड्रोजन में तो एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो जिस रास्ते को फॉलो करता है उसी रास्ते को दरअसल हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, और उस ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको हम लोग जाहिर करेंगे आर से। और जिस स्पीड के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस स्पीड को हम जाहिर करेंगे वी से, और इलेक्ट्रॉन के मास को जाहिर कर देते हैं एम से। ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात ये कि जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन के मास को एम से जाहिर किया है, रेडियस को आर से जाहिर करा है, और वेलोसिटी को वी से जाहिर किया है। अब हम इस डेरिवेशन को समझते हैं जो कि हमें वैल्यू देगी बोहर्स रेडियस की। ठीक है। अब देखो, जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है इन अ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है, आप जानते हैं। उस फोर्स को क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के मुताबिक जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है अराउंड, मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, तो एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे जो एम लिखा हुआ है वो इस पार्टिकल का यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास है, वी जो है वो इसकी स्पीड है, और आर जो है इसका सेंटर से डिस्टेंस है जिसे हम रेडियस कहते हैं। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। बट अब यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के दरमियान में है। तो एक्चुअली जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको हम लोग मालूम कर सकते हैं कूलम्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को अगर हम फाइंड करें तो कूलम्स लॉ होता है एफ ई से जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इज इक्वल टू के होता है Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इस केस के अंदर जो हमारा ये वाला केस है, इन दिस केस दो चार्जेस है ना। पहला चार्ज प्रोटॉन वाला है, और याद रखना चाहे चार्ज हो इलेक्ट्रॉन का चाहे चार्ज हो प्रोटॉन का, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होता है। बट जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, बट होता इक्वली है। तो मैग्नीट्यूड को तो हम ई से जाहिर करेंगे, साइन ए लगाएंगे इलेक्ट्रॉन का, Q1 और Q2 दोनों की जगह पे ई पुट करेंगे। और अगर आपको नहीं मालूम तो ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बराबर होता है 1.6 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम के, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। और के कूलम्स कांस्टेंट है, आर रेडियस है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर मिसाल के तौर पर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन या इसी में पुट कर देता हूँ, देयर फोर एफ ई बराबर आ जाएगा के। ठीक है। और E1 और Q1 और Q2 दोनों की जगह पे E पुट करूंगा, तो E से E मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा E का स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर।
ठीक है ना, Q1 की जगह पे भी E लिखा, Q2 की जगह पे भी E लिखा, तो E का स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहा है, तो यकीनन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही रिवॉल्व कराने का काम कर रही है। तो हम अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करेंगे कंपेयर। ठीक है, उसी से फिर हमारा रिजल्ट आगे बनेगा। कंपेयरिंग, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि एम वी स्क्वायर ओवर आर बराबर होगा के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं। एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है जी। इधर भी इक्वेशन 3 कर देते हैं, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। देखो, के कूलम्स कांस्टेंट है 9 एक्सपोनेंट 9, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, आर हमें फाइंड करना है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। सब कुछ हमें मालूम है सिवाय इस वी के। तो हमें किसी तरीके से इस वी की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसका जो सेकंड पोस्टुलेट था आपने देखा होगा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, अगर हम इस्तेमाल करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो उसके मुताबिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली थी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वैसे एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr के, और बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक वो बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि पहला ऑर्बिट है कि दूसरा ऑर्बिट है। तो बोहर ने ये बात कही थी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिहाज से बदलता रहता है। अगर पहला ऑर्बिट होगा तो 1 पुट करेंगे, दूसरा ऑर्बिट होगा तो 2, तीसरा ऑर्बिट होगा तो 3 पुट करेंगे। तो अगर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूं तो हमारी इक्वेशन 3 क्या बनेगी? यह पहले रीअरेंज कर लेते हैं, चलो यहाँ पे, ताकि आप लोग थोड़ा सा स्टेप्स को मिस ना करो। रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज ऐसे कर लो कि यहाँ से v की वैल्यू को अलग कर लो। v की वैल्यू को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा एन एच ओवर 2 पाई एम आर। ठीक है, v की वैल्यू को मैंने अलग कर लिया यहाँ से, और अब इस v की वैल्यू को मैं पुट करने वाला हूँ हमारी इक्वेशन 3 में। ठीक है, ये हो जाएगा पुटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखो m अपनी जगह पे लिखा हुआ है, v स्क्वायर की जगह पर ये पूरी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है के ई स्क्वायर ओवर आर। v की जगह पे ये पूरी वैल्यू एन एच ओवर 2 पाई एम आर, और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी m एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर क्या वैल्यू आ गई, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है के ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है ना। कैंसिलेशन, जो जो चीज़ कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है उसे कैंसिल करो। तो देखो एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर एक एम से एक एम हो जाएगा कैंसिल। और पता है एक और काम कर रहा हूँ छोटा सा, हमें पता है जो कूलम्स कांस्टेंट है ये बेसिकली बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 4 पाई तो आपको पता है कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, जिसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं, याद नहीं है तो, ये होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको हम के की जगह पे पुट कर देते हैं। के की जगह पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, और यहाँ पर ये हो जाएगा ई का स्क्वायर ओवर 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो वो अपॉन में आ गई। अब देखो और भी कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, बस फिर हमें आर को अलग करना है। तो यहाँ पर ये हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। वैल्यू मुझे आर की अलग करनी है, तो अगर आर को रीअरेंज करें तो आर का आंसर बराबर आ जाएगा
एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ई स्क्वायर इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर और एक पाई बच गया, m बच गया। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बना रेडियस का वो ये फॉर्मूला बना, r इज इक्वल टू, n को थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ, n का स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर, ठीक है, पाई पहले लिख देते हैं, पाई ई स्क्वायर m। सो ये हमारे पास एक आंसर आ गया हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट को रेडियस, किसी भी ऑर्बिट के रेडियस को कैलकुलेट करने का। अब ये जितनी कांस्टेंट टर्म्स है ना, इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या चीज़ किसके बराबर है, फिर कैलकुलेटर में पुट करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये होता है 6.63 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया। फिर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया था एक बार, दोबारा लिख देता हूँ, यह है 8.85 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आ गया, पाई, चलो लिख ही देता हूँ, पाई हो गया 3.142, और ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम। अगर ये सारी वैल्यूज मैं पुट करूं तो मुझे ना एक कांस्टेंट आंसर मिलेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना हमें, सो r इज इक्वल टू, सबसे पहले वैल्यू आ रही है n को तो अलग ही लिख देते हैं, n का स्क्वायर, और बाकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। बाकी वैल्यू सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 रेज टू दी पावर -12, और h का स्क्वायर करना पड़ेगा, h का स्क्वायर यानी कि 6.63 10 रेज टू दी पावर -34 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 रेज टू दी पावर -31, और इसी के साथ साथ है e का स्क्वायर, e का स्क्वायर यानी कि 1.6 10 रेज टू दी पावर -19, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो है ना आप कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करें, तो ये आंसर आएगा बराबर 5.31 10 रेज टू दी पावर माइनस का 11। ठीक है, और जाहिर सी बात है मीटर्स में बात हो रही है, आप चाहो तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो वैल्यू को, तो r बराबर आ जाएगा n का स्क्वायर, और इसको कर सकते हैं 0.53, 1 को छोड़ दे रहा हूँ, एक्सपोनेंट -10 मीटर, और ये जो -10 मीटर होता है ये एक वैल्यू होती है जिसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर। अच्छा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको r0 या r1 से जाहिर कर सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस निकालूंगा तो मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा, जब मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो जाहिर सी बात है यही आंसर आ जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इस वजह से अगर मुझे nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना होता है तो बस हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम n के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के रेडियस से, जो कि आपको पता है कि 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और यही जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू हम लोगों ने अभी भी कैलकुलेट करी है, ये कहलाता है बोहर्स रेडियस। ठीक है ना, इस बोहर्स रेडियस के जरिए आप किसी भी हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ n की जगह पर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट करना है। n जाहिर कर रहा है कि किस ऑर्बिट की बात हो रही है, पहला है तो 1 पुट करेंगे, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3, इस तरीके से। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस हो गया, तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो ये आ गया, लेट से इसको हम r0 या r1 से जाहिर कर सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा ऑर्बिट होगा जो इससे बड़ा होगा वो 4 गुना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, यानी कि पहले ऑर्बिट से वो 4 गुना बड़ा होता है। इसी तरीके से जब तीसरा ऑर्बिट निकालना होगा तो तीसरा ऑर्बिट जो है वो 9 गुना होगा। क्यों? क्योंकि n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r0 है ना,
आर नॉट या R1 कह लो उसको, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरीके से अगला निकालेंगे तो वो 16 आएगा, अगला निकालेंगे तो 25 टाइम्स आएगा। तो ये जो आर नॉट की वैल्यू है, इससे हम हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर सकते हैं, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अलग से जो है वो बोहर्स रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, ये आ गया 16 और यकीनन अगला 25 होता। चलिए जी, अब जो सेकंड काम था हमारा आज का वो ये कि हाइड्रोजन के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है। तो एक फॉर्मूला ऐसा भी हमें चाहिए, वही हमारी सपोजिशन है और वही वैल्यूज यूज करेंगे जो हमने बोहर्स रेडियस के अंदर इस्तेमाल की थी, बस यहाँ पर टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है ना, कर हम डेरिवेशन ही रहे हैं और ये जो डेरिवेशन है ये है ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होती है। तो देखो, एज वी नो दैट टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो दो एनर्जीज को ऐड करके आती है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होती है इलेक्ट्रॉन की और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो अगर मैं किसी तरीके से, डिफरेंट डेरिवेशन है तो इक्वेशन 1 से ही शुरू कर रहा हूँ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लूँ, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल लूँ, पुट कर लूँ, तो ऑटोमेटिकली टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के बराबर। अच्छा, m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v आपको पता है स्पीड है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो जाएगी, 1/2 mv² के बराबर है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद होगा, इसको थोड़ा सा भी वैल्यूज पुट करता हूँ ना, कैसे, जो हम लोगों ने अभी डेरिवेशन में इस्तेमाल किया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक क्या बात हमने सीखी थी। तो हमने देखा था कि mv², ये जो पूरी वैल्यू है ये बराबर होती है ke² के। ठीक है, अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ke² के बराबर आई थी वैल्यू mv² की। ठीक है, अभी हमने डेरिवेशन के अंदर देखा था। सो कौन सा स्टेप था, इक्वेशन 3 थी आई थिंक। सो हाँ, ये देखो, जो mv² है वो एक्चुअली बराबर आया था ke² के बराबर। तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट कि mv² बराबर है ke² के। तो ये हम डायरेक्ट पुट कर देंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो क्या बन जाएगी फिर ये, लेट्स से इक्वेशन 2 है। अगर वाकई mv² इसके बराबर है तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट के ई, काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा 1/2 और ke²/r। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी ke²/2r के। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी का तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई ke²/2r। अब रह गया एक प्रॉब्लम कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एक डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ये कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है कि ग्रेविटी वाली लगा दें mgh। यहाँ पे चार्ज की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक अलग फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यू से जाहिर करते हैं आमतौर पे, नेगेटिव में होती है। ये हमने कैलकुलेट की थी, भी सेकेंड ईयर में तो नहीं, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं इसको। माइनस ये होता है बराबर के Q1 Q2 ओवर आर के कूलम्स कांस्टेंट है, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, और आर रेडियस होता है। और हमें पता है इस केस के अंदर दो ही चार्जेस हैं और दोनों पर इक्वल चार्ज है, चाहे Q1 हो या Q2 हो, दोनों पता ना आपको। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता तो इक्वल ही है, जिसको ई से जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा ke²/r। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट करके ke²/r निकाल दिया। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल गई। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में।
पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। क्या बनी इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 जाहिर कर रही है कि टोटल एनर्जी बराबर आ जाएगी के ई स्क्वायर ओवर 2r और प्लस माइनस का के ई स्क्वायर ओवर आर। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ई बराबर आ जाएगा के ई स्क्वायर ओवर 2r माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर। आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2r, ये हो जाएगा के ई स्क्वायर और जिसके नीचे 2 नहीं लिखा हुआ उससे 2 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 के ई स्क्वायर। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे के ई स्क्वायर को तो माइनस का के ई स्क्वायर ओवर 2r के बराबर आएगा। अब देखो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी हम इससे तो कैलकुलेट कर सकते हैं के ई स्क्वायर अपॉन 2r से, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि r का फॉर्मूला हमें पुट करना पड़ेगा ताकि एक जनरल फार्मूला बने। तो r का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव करा, जनरल वाला नहीं, उससे पहले वाला, वो था बराबर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर था, पाई है, m है और e स्क्वायर है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ तो टोटल एनर्जी का आंसर आएगा माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2r, r की जगह पे पूरी वैल्यू, क्या वैल्यू है, n का स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट है, h का स्क्वायर है, डिवाइड बाय पाई m e स्क्वायर। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे आप कैंसिल करो और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे मल्टीप्लाई करो। और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी चलो पुट करना पड़ेगा, के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। फिलहाल इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये पूरी वैल्यू बराबर आ जाएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर आपके जहन में आ रहा है कि ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, तो नहीं बच्चों ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये पूरी वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी। तो एक्चुअल बनेगा माइनस के एज इट इज़, ठीक है, ई को आप मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा ई की पावर 4 और एम भी ऊपर चला जाएगा और पाई भी ऊपर चला जाएगा, एम भी चला गया ऊपर, पाई भी चला गया, और जो वैल्यूज़ नीचे बची हैं वो लिख लेते हैं। 2 बच गया, एन स्क्वायर बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया और एच स्क्वायर बच गया। अच्छा मैं चाह रहा था कि के की वैल्यू पुट कर लें क्योंकि ऑलरेडी एक एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, तो के खुद बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इस वजह से जो जवाब आएगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस, ऊपर बच जाएगा पाई बचेगा, ई की पावर 4 बचेगा, m बचेगा और नीचे इधर देखो गौर से 2, पहले तो लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की जगह आया ना क्योंकि 1/, लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई में 2 है, एन स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट है और एच स्क्वायर है। सिर्फ इस के की जगह पे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे पूरी वैल्यू आ गई। अब देखो जो जो हम कह रहे थे कुछ कैंसिल हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इधर पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या चीज़ नज़र आ रही है, और यहाँ पर 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, ठीक है, ये h है ये n है, तो ऐसा नहीं कि आप समझो कि एक ही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आंसर में हमारे पास क्या आ गया, e बराबर आ गया माइनस का e की पावर 4 है, m है, ठीक है, और नीचे कॉन्स्टेंट्स के अंदर क्या क्या है, 2 4 ज़ार 8 हो गया और एप्सिलॉन नॉट 2 हो गए, ये हो गए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h तो एक ही है एच स्क्वायर, और बस काम ये कर रहा हूँ कि 1/n स्क्वायर को अलग लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी अलग लिखा था ताकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स में पुट कर सकूँ। अब ये कॉन्स्टेंट मैंने पिछले वाले स्टेप में आपको बताए थे, इधर लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो माइनस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 19 है और उसकी पावर 4, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 का स्क्वायर इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 का स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा वो 1/n स्क्वायर के साथ ही लिख दूंगा, ठीक है। और ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी, इसका आंसर जूल में आना चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 2.176 एक्सपोनेंट माइनस का 18
और जूल में आया है और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 1/n² से। ठीक है, थोड़ा सा इन वैल्यूज़ को ना कैलकुलेटर में एक साथ पुट करना ताकि ये आंसर आ जाए, क्योंकि ये आप अगर अलग अलग पुट करोगे ना तो काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स इसका आंसर ज़ीरो देना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल इसको सही कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ पुट करना, और अगर नहीं आ रही हो बार बार आपके कैलकुलेटर से तो नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इस वैल्यू को याद कर लेना। अच्छा, ये वैल्यू जूल में आ रही है और बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल के। देयरफॉर अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो माइनस का 2.176 एक्सपोनेंट -18 को इस वैल्यू से डिवाइड करा दूंगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, ताकि जो आंसर आए वो एक्चुअली आ जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ताकि हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए। तो अगर इस वैल्यू को मैं डिवाइड कराता हूँ 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप इसको डिवाइड में लिख दो n का स्क्वायर। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, और आंसर आएगा भी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपने यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट करना है कि आप किस ऑर्बिट की कैलकुलेशन करना चाह रहे हो। ठीक है, और स्क्वायर करना नहीं भूलना वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकालूंगा तो जाहिर सी बात है 1 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा -13.6। यानी कि हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट होता है, थोड़ा मैं इसको जूम करके स्ट्रेट बना रहा हूँ। ठीक है, ये पहला ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, तो इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब ये कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर होता है उसको इस ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तभी माइनस का साइन आ रहा है, मतलब उसके पास ये एनर्जी की कमी है। अगर ये एनर्जी मिल जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगा। तो माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो एटम से बाहर निकलेगा। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होता है उसको एटम से बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। कितनी एनर्जी की? 3.40। काफ़ी फर्क होता है पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी में। देख लो तकरीबन 10.2 का डिफरेंस है, और उसी फॉर्मूले से पुट करा है मैंने। ये 4 गुना कम है डिवाइड बाय। ठीक है, इसी तरीके से जब तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे तो तीसरे ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में फ़र्क बहुत कम आएगा। ठीक है, फ़र्क कम होता चला जाएगा ना। अच्छा, ये कैसे निकली? ये बिल्कुल वही -13.6 को डिवाइड किया 9 से। 9 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, फॉर्मूले में स्क्वायर आ रहा था। और इसी तरीके से हाइड्रोजन के चौथे ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी उनमें गैप जो है वो कम होता रहेगा। यानी शुरू में ज़्यादा डिफरेंस है, बाद में डिफरेंस लगातार कम होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसको अप्लाई करके हमने दो बातें समझी। एक तो ये कि हाइड्रोजन के पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। अगर कोई क्वेश्चन है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।